हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम प्रथम वर्ष के लिए प्रश्न पत्र प्रथम व्यावसायिक अर्थशास्त्र। वीडियो में आज हम बात करेंगे सीमांत उपयोगिता विश्लेषण। इसके अंतर्गत सीमांत उपयोगिता का अर्थ एवं सूत्र, सीमांत उपयोगिता विश्लेषण की मान्यताएं, सीमांत उपयोगिता विश्लेषण का महत्व और सीमांत उपयोगिता विश्लेषण की आलोचनाएं आदि टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सीमांत उपयोगिता विश्लेषण क्या होता है? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था सीमांत उपयोगिता के बारे में हमने बात की थी, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था उपयोगिता दो प्रकार की होती है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता की जहाँ तक बात की थी तब मैंने आपको बता दिया था कि किसी भी वस्तु के इकाई का जब हम कंजम्पशन करते हैं तो प्रत्येक इकाई से मिलने वाली उपयोगिता को यदि टोटल कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो जो उपयोगिता होती है वो कहलाती है कुल उपयोगिता। और सीमांत उपयोगिता के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी वस्तु की जो लास्ट वाली यूनिट होती है, उपभोग की जाती है, उस यूनिट से कितनी उपयोगिता मिली है। तो स्टार्ट करते हैं फिर से। सीमांत उपयोगिता के अर्थ से तात्पर्य है किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि सीमांत उपयोगिता कहलाती है। अर्थात जब भी किसी इकाई का अतिरिक्त उपभोग किया, किसी भी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया जाता है, तो उस इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जितनी भी वृद्धि हुई है वो क्या कहलाती है? सीमांत उपयोगिता। जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी वस्तु की 5 इकाइयों का जब उपभोग किया जाता है तो उसका कुल उपभोग आता है मान लीजिए 35, और जो छठी इकाई है उसका उपभोग करने से जिसको हम कह सकते हैं कुल उपयोगिता जो 35 थी 5 इकाइयों पर, छठी इकाई पे हो जाती है 39। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लास्ट वाली यूनिट है छठी इकाई, उसकी उपयोगिता कितनी हुई? 39 माइनस 35 इज इक्वल 4, यानी कि जो लास्ट वाली इकाई का कंजम्पशन किया गया है उससे कुल 4 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई है। तो ये उस अंतिम इकाई की सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। तो इस प्रकार से हम सीमांत उपयोगिता की कैलकुलेशन करते हैं, ज्ञात करते हैं। जनरली इसको ज्ञात करने के लिए जो सूत्र उपयोग में लिया जाता है वो देखिए आप। सूत्र है इसका x वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन डिवाइडेड बाई x वस्तु की कुल मात्रा में परिवर्तन। देखिए मैंने अभी आपको जैसे एक एग्जाम्पल बताया था कि 5 इकाई तक उपयोगिता थी 35, छठी इकाई पर उपयोगिता हो गई मान लीजिए 39। तो यहाँ पर यदि इस सूत्र के माध्यम से हम निकालें तो आप ध्यान दीजिए कि x वस्तु की कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ 39 माइनस 35 इज इक्वल 4, यानी कि x वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन हुआ 4 का, और x वस्तु की कुल मात्रा में परिवर्तन कितना हुआ? पहले 5 यूनिट उसने कंज्यूम की थी और फिर छठवीं यूनिट उसने कंज्यूम की है, यानी कि 6 माइनस 5। तो यहाँ पर हम लेते हैं 9 माइनस 35 यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5 इज इक्वल 1, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ पर एग्जाम्पल जो मैंने आपको अभी दिया है इसके अंतर्गत सीमांत उपयोगिता कितनी आ जाती है? 4 डिवाइडेड बाय 1 बाई इज इक्वल 4। तो अंतिम इकाई की जो उपयोगिता थी सीमांत उपयोगिता वो आई है 4। तो इस प्रकार से हम किसी भी तरह से किसी भी उपभोग का या किसी भी उपभोग की गई इकाई की सीमांत उपयोगिता ज्ञात कर सकते हैं सूत्र के माध्यम से। तो इस प्रकार से ये था सीमांत उपयोगिता का अर्थ एवं सूत्र। देखिए जो सीमांत उपयोगिता का विचार है इसके लिए क्या क्या मान्यताएं मान के चलते हैं, यानी कि सीमांत उपयोगिता का नियम कब लागू होगा, इसके लिए क्या मान्यताएं हैं वो हम देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो उपभोक्ता है वो बिल्कुल विवेकशील प्राणी है, रैशनल कंज्यूमर, यानी कि उपभोक्ता हमेशा सोच विचार कर खर्चा करता है, अपने पैसे को बिल्कुल सोच विचार कर व्यय करता है, डायरेक्ट व्यय नहीं करता। वो देखता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त होगी, उन्हीं वस्तुओं पर उसी प्रकार से पैसा व्यय करेगा जहां पर उसे अधिकतम संतुष्टि मिल सकती है। तो इसलिए हमारा जो उपभोक्ता है वो हमेशा बहुत ही विवेकशील प्राणी हम मान के चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, उपयोगिता की माप करना संभव है। देखिए नियम के अंतर्गत हम ये मान के चलते हैं
कि जो उपयोगिता है उसका माप करना पॉसिबल है, उसको मुद्रा रूपी पैमाने से हम माप सकते हैं। यानी कि हम ये नहीं मानते कि उपयोगिता को केवल हम महसूस कर सकते हैं, हम ये भी मानते हैं कि हाँ, महसूस करने के साथ साथ हम उसका माप भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उपयोगिता की माप करना संभव होगा हमारे नियम के अंतर्गत, यानी कि इट इज़ पॉसिबल टू मेजर यूटिलिटी, ये हमारी मान्यता रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र उपयोगिता की कल्पना, हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि प्रत्येक वस्तु की इकाई या प्रत्येक इकाई की उपयोगिता बिल्कुल स्वतंत्र है। मान लीजिए किसी भी वस्तु की हम 4 इकाइयों का कंजम्पशन करते हैं तो पहली इकाई की उपयोगिता दूसरी से स्वतंत्र है, दूसरी इकाई की उपयोगिता तीसरी से स्वतंत्र है, तीसरी की चौथी से, यानी कि आपस में ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र है। अलग अलग इकाई की उपयोगिता बिल्कुल अलग अलग रूप से है, इनमें कोई भी संबंध आपस में नहीं है। तो इस प्रकार से स्वतंत्र उपयोगिता की कल्पना को हम मान कर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता का स्थिर रहना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ कांस्टेंट। यानी कि जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है वो हमेशा समान बनी रहेगी, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये मान्यता हम मान के चलेंगे। चाहे मुद्रा की मात्रा हमारे पास कम हो या ज़्यादा हो, उसकी सीमांत उपयोगिता मुद्रा की मात्रा कम रहने पर भी समान रहेगी, ज़्यादा होगी मुद्रा की मात्रा तब भी उसकी सीमांत उपयोगिता समान बनी रहेगी। उस मुद्रा की सीमांत उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगी। तो ये मान्यता हम मान के चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, उपयोगिता की माप मुद्रा के रूप में। देखिए, मनी इज़ अ मेजरिंग रोड ऑफ यूटिलिटी, यानी कि मुद्रा की जो माप है, जो उपयोगिता की माप है वो मुद्रा के रूप में हम कर सकते हैं। मुद्रा को हम उपयोगिता के मापने के लिए एक पैमाना मान के चलते हैं। तो जो कौन सी वस्तु कितनी उपयोगी है इसका अंदाज़ा लगाएंगे, एक व्यक्ति उसके लिए कितनी मुद्रा चुकाने के लिए तैयार है, उस आधार पर हम उपयोगिता की माप करेंगे। तो इस प्रकार से उपयोगिता की माप मुद्रा के रूप में की जा सकती है, ऐसा हम मान के चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, वस्तुओं की एक रूपता। हम ये मान के चलेंगे कि वस्तुएं एक रूप है, उनके गुण और मात्रा बिल्कुल समान है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। मान लीजिए यदि एक उपभोक्ता 5 आम का कंजम्पशन करता है तो 5 आम बिल्कुल टेस्ट में मात्रा में समान है। एक आम 200 ग्राम का है, दूसरा भी उतना ही होगा। एक मीठा है तो 5 आम मीठे, समान है, इक्वल। हम ये मान के चलेंगे कि उनमें कोई चेंज नहीं है, टेस्ट बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट देखिए, उपभोक्ता की आय का स्थिर रहना। जनरली जिस टाइम पीरियड में ये जिसको हम कहें अध्ययन किया जाएगा, उस समय हम ये मान के चलते हैं कि उपभोक्ता की आय में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, उपभोक्ता की आय हमेशा स्थिर बनी रहेगी। तो ये मान्यताएं हम मान के चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम सीमांत उपयोगिता विश्लेषण का महत्व। देखिए, जो सीमांत उपयोगिता विश्लेषण हम पढ़ रहे हैं उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, तो इस बारे में यदि हम बात करें तो अर्थशास्त्र के प्रत्येक क्षेत्र में इस नियम का बहुत अधिक महत्व है। अर्थशास्त्र का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो उपभोग का हो, उत्पादन का हो, विनिमय, वितरण, राजस्व, यानी कि एवरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक, हर क्षेत्र में यह सिद्धांत अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्या महत्व है, किस प्रकार से इसका महत्वपूर्ण स्थान है, वो हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं पॉइंट्स के आधार पे। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए आप, उपभोग के क्षेत्र में। देखिए, एक उपभोक्ता के मन में जो उपभोग का विचार आता है, इस क्षेत्र में भी सीमांत उपयोगिता का विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण क्या है, एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, उसके साधन बिल्कुल सीमित होते हैं, आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा अनंत होती है। तो चूँकि सीमांत उपयोगिता हास नियम जो हमारा उपभोग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नियम है, तो उसका भी मुख्य आधार यही नियम है। सीमांत उपयोगिता की धारणा बताती है कि जैसे जैसे वस्तु की इकाइयों का हम अधिक उपभोग करते हैं, सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है, और यही बात सीमांत उपयोगिता हास नियम में भी बताते हैं। तो इस प्रकार से सीमांत उपयोगिता हास नियम का मुख्य आधार भी सीमांत उपयोगिता नियम है। इसी प्रकार जो सम सीमांत उपयोगिता नियम है, यानी कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो है,
उसका आधार भी क्या है, सीमांत उपयोगिता नियम। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी या सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या बताता है कि एक उपभोक्ता अपना उपभोग वहाँ तक जारी रखता है जब तक सभी इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता समान न हो जाए तब तक, और इस प्रकार से व्यय करता है ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि मिल जाए। तो इस प्रकार से ये जो विचार है सम सीमांत उपयोगिता नियम की रचना की गई है वो भी सीमांत उपयोगिता को आधार मानकर ही की गई है। तो इसी प्रकार से जो उपभोक्ता की बचत है, कंज्यूमर सरप्लस का जो नियम है उसका मुख्य आधार भी सीमांत उपयोगिता ही है, क्योंकि एक उपभोक्ता किसी भी इकाई के लिए उतना ही पैसा देगा जितना उसे उससे उपयोगिता प्राप्त होती है। और जनरली एक उपभोक्ता जब भी किसी भी चीज़ के लिए पे करेगा तो वो अंतिम इकाई की उपयोगिता को ध्यान में रखेगा, सीमांत इकाई की उपयोगिता को ध्यान में रखकर ही उसके आधार पर वो मूल्य चुकाने के लिए तैयार होता है। तो इस प्रकार से उपभोक्ता की बचत का आधार भी सीमांत उपयोगिता नियम है। इसी प्रकार से हमारे अर्थशास्त्र का जो महत्वपूर्ण नियम है मांग का नियम, उसका आधार भी क्या है, उसका आधार भी सीमांत उपयोगिता ही है। मांग के नियम के अंतर्गत भी एक उपभोक्ता किसी भी चीज़ के लिए कितनी कीमत चुकाने के लिए तैयार है, किस कीमत पर कितनी मांग करता है, ये सारी चीज़ें उसकी उपयोगिता को ध्यान में रखकर ही निर्धारित की जाती है। तो इस प्रकार से उपभोग के क्षेत्र में जितने भी नियम हैं, चाहे वो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, सम सीमांत उपयोगिता नियम है या उपभोक्ता की बचत और मांग का नियम है, प्रत्येक नियम का मुख्य आधार क्या है, सीमांत उपयोगिता ही है। तो प्रत्येक नियम के लिए सीमांत उपयोगिता का विश्लेषण करना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादन के क्षेत्र में महत्व। देखिए प्रोडक्शन के क्षेत्र की जहाँ तक बात करें तो एक उत्पादक कभी भी किसी भी श्रमिक को, किसी भी लेबर को उसकी सीमांत उत्पादकता से ज़्यादा मजदूरी देने के लिए तैयार नहीं होता। यानी कि एक उत्पादक किसी भी मजदूर को इतनी ही मजदूरी देगा जितनी कि उसकी सीमांत उत्पादकता है। तो इस प्रकार से जो सीमांत इकाई का कॉन्सेप्ट है वो हर साधन, उत्पादन के हर साधन के लिए, चाहे वो भूमि है, श्रम है, पूंजी हो, संगठन या साहस, तो उत्पत्ति का कोई भी साधन है, इनमें से हर क्षेत्र में सीमांत उत्पादन को ध्यान में रखा जाता है। सीमांत उत्पादकता के आधार पर ही उत्पादन के साधन का जिसको हम बोल सकते हैं कि परिश्रम निर्धारित किया जाता है, भूमि है तो लगान निर्धारित किया जाता है, अर्थात उत्पत्ति के साधन का प्रतिफल निर्धारित किया जाता है सीमांत उत्पादकता के आधार पर। तो इस क्षेत्र में भी सीमांत का विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए विनिमय के क्षेत्र में, यानी कि जो एक्सचेंज का सेक्टर है उसमें भी सीमांत का विचार, सीमांत उपयोगिता का विचार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति किसी भी वस्तु के लिए उतना ही मूल्य देगा जितना उसे उससे उपयोगिता मिल रही है, जितनी उपयोगिता मिलती है उससे ज़्यादा मूल्य वो कभी भी नहीं देगा। तो इस प्रकार से कितना मूल्य चुकाएगा, कितनी वस्तुएं उसके लिए खरीदी जाएगी, किस सीमा तक वो खरीदेगा, एक उपभोक्ता द्वारा त्याग की जाने वाली राशि कितनी होगी, ये सब चीज़ें सीमांत उपयोगिता पर आधारित हैं। इसी प्रकार से सीमांत उपयोगिता के आधार पर ही वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाता है। विक्रेता विक्रय मूल्य निर्धारित करता है और क्रेता अपने लिए क्रय मूल्य निर्धारित करता है। विक्रेता देखता है कि इससे कितना मुझे लाभ लेना है, उसी आधार पर वो विक्रय मूल्य निर्धारित करेगा और क्रेता द्वारा सीमांत उपयोगिता के आधार पर ही वस्तु के क्रय का मूल्य निर्धारित किया जाता है, यानी कि वो किस मूल्य पर खरीदने के लिए तैयार रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से विनिमय के क्षेत्र में भी सीमांत उपयोगिता विश्लेषण एक महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट देखिए वितरण के क्षेत्र में, डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्टर में क्या रोल है। तो वितरण के क्षेत्र की जहाँ तक हम बात करें, उत्पादन के प्रत्येक साधन को कितना भुगतान किया जाए, किस प्रकार से किस साधन को क्या पुरस्कार मिलेगा, इसका निर्धारण भी सीमांत उपयोगिता के आधार पर ही निर्धारित होता है। तो जब तक सीमांत उत्पादकता का ज्ञान नहीं होगा, सीमांत उत्पादकता का विश्लेषण नहीं किया जाएगा, तब तक वितरण के क्षेत्र में उत्पादन के साधनों का प्रतिफल निर्धारित नहीं किया जा सकता। किस साधन का कितना योगदान है उत्पादन में, उसे कितना दिया जाए, इन सब का आधार भी सीमांत उपयोगिता विश्लेषण ही है।
नेक्स्ट है राजस्व के क्षेत्र में, यानी कि जो पब्लिक फाइनेंस है उसके सेक्टर में। देखिए पब्लिक फाइनेंस में सरकार कर लगाती है, जिसके अंतर्गत समाज के विभिन्न वर्गों को कर के रूप में त्याग करना पड़ता है, और सबसे जो दुखदाई चीज़ है वो है त्याग करना मुद्रा का। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो जब सरकार कर लगाती है उस समय वो देखती है कि धन की सीमांत उपयोगिता किसके लिए कितनी है। निर्धनों के लिए सीमांत उपयोगिता बहुत ज़्यादा होती है, जबकि धनिकों के पास पैसा अधिक है, इसलिए उनके पास धन की सीमांत उपयोगिता कम होती है। तो इस आधार पर सरकार धनिक व्यक्तियों पर अधिक मात्रा में कर लगाती है, जबकि निर्धन वर्ग पर वो कर बहुत ही कम मात्रा में लगाना चाहती है। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र का जो प्रत्येक क्षेत्र, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण या राजस्व, प्रत्येक क्षेत्र में किसी भी चीज़ का निर्धारण करने से पहले सीमांत उपयोगिता के विचार को ध्यान में रखा जाता है। तो ये सारे इसके महत्व को दर्शाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए सीमांत उपयोगिता विश्लेषण हमने देखा, इसकी क्या मान्यताएं हैं, इसका इम्पोर्टेंस हमने देख लिया कि विभिन्न क्षेत्रों में इसका क्या महत्व है, लेकिन इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, क्रिटिसिज्म है, जिनका अध्ययन करना आवश्यक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता विश्लेषण की क्या आलोचनाएँ हैं, क्या सीमाएँ हैं। तो इसके अंतर्गत आप देखिए, पहली हम इसकी आलोचना इस आधार पर कर सकते हैं कि इसका माप करना कठिन है, डिफ़िकल्ट मेजरिंग, यानी कि जो हमने उपयोगिता की धारणा देखी थी तो वो एक केवल मनोवैज्ञानिक धारणा है। उपयोगिता को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं मन से कि किस चीज़ की उपयोगिता हमारे लिए कितनी है। तो ये केवल सैद्धांतिक शब्द है, यदि हम वास्तविकता में देखें तो इसे हम माप नहीं सकते। और इस प्रकार इस आधार पर हम देखते हैं। और इसके अलावा आप देखिए विभिन्न समय पर वस्तु की उपयोगिता भी भिन्न भिन्न हो जाती है। कोविड-19 के अंतर्गत किसी भी वस्तु की उपयोगिता अलग थी, उसके बाद लॉकडाउन के दौरान वस्तुओं की उपयोगिता अलग हो गई थी, खाद्य पदार्थों की उपयोगिता बढ़ गई थी। उस समय हर व्यक्ति स्टोर करके रखना चाह रहा था। तो और लॉकडाउन खुलने के बाद जब सब कुछ नॉर्मल है उस समय उपयोगिता अलग हो गई, यानी कि अब एकदम से स्टोर वाली संभावनाएं समाप्त हो गई है, संदेह समाप्त हो चुका है। व्यक्ति एकदम से बहुत स्टोर करने के लिए तत्पर नहीं है, उसे पता है सब कुछ आसानी से अवेलेबल है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि समय के अकॉर्डिंग वस्तु की उपयोगिता भी चेंज हो जाती है, इसलिए इसका माप करना बहुत ही कठिन है। नेक्स्ट देखिए सीमित क्षेत्र, लिमिटेड स्कोप, यानी कि जो हम ये सीमांत का विचार है ये सिर्फ व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही हम इसका पालन कर सकते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही इसका विश्लेषण किया जा सकता है। समष्टि अर्थशास्त्र की जहाँ तक बात करें तो समष्टि के अंतर्गत, समग्र अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इसका विश्लेषण करना बहुत ही कठिन कार्य है और ये व्यवहारिक भी नहीं है समष्टि के अंतर्गत। तो इस प्रकार से इसका क्षेत्र बहुत ही लिमिटेड हो जाता है, सिर्फ व्यष्टि इकाइयों तक ही सीमित हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, उपभोक्ता को हमेशा विवेकपूर्ण मानना गलत है। देखिए मैंने अभी आपको मान्यताओं में बताया था कि हम ये मान के चलते हैं हमारा जो कंज्यूमर है वो बहुत ही विवेकशील प्राणी है, सब कुछ सोच समझ के खर्चा करता है। उसको चाहिए कि अधिकतम संतुष्टि मुझे किस इकाई कहाँ तक मिलेगी वही हम लेंगे और वहीं तक उपभोग किया जाएगा। जबकि यदि हम व्यावहारिक रूप से बात करें तो प्रत्येक उपभोक्ता इस प्रकार से नहीं सोचता, इतना हिसाब किताब नहीं लगाता। तो इस प्रकार से हमेशा ही हम ये मान के चलें कि उपभोक्ता बहुत ही विवेकपूर्ण प्राणी है, ये गलत है। बहुत बार वो भावनात्मक रूप से भी डिसीजन लेता है, अपने निर्णय करता है। उस समय जब भावनात्मक रूप से वो निर्णय कर रहा है उस समय विवेकशील होना उसके लिए अलग बात हो जाती है, वो उस समय बहुत ज़्यादा विवेकशील नहीं रहता। तो इस प्रकार से हम हमेशा ये मान के चलें कि उपभोक्ता विवेकशील प्राणी है, ये मान्यता हमारी गलत है। तो इस आधार पर हम इस सिद्धांत की आलोचना कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो टिकाऊ वस्तुएं हैं, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं, चूँकि उनका लाइफ सर्किल, जीवन चक्र बहुत बड़ा होता है। आपने देखा होगा जो भी हमारे घर में टीवी, फ्रिज, मोटर बाइक, कार, ये है सारी टिकाऊ उपभोग वस्तुएं हैं जिनको एक बार उपभोक्ता यदि परचेज करता है तो बहुत साल तक उनका कंजम्पशन करता है, उनका उपयोग करता है बहुत वर्षों तक। तो जब इस प्रकार की जो टिकाऊ वस्तुएं हैं उनके संबंध में सीमांत उपयोगिता का विचार, जिसको हम बोल सकते हैं कि अव्यवहारिक है, सीमांत विश्लेषण इन चीज़ों के संदर्भ में उपयुक्त
नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रकार से टिकाऊ वस्तुओं के संदर्भ में सीमांत का विचार, सीमांत विश्लेषण का विचार उपयुक्त नहीं होता। तो इस आधार पर हम इसकी आलोचना कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अवास्तविक मान्यताएं, इम्प्रैक्टिकल एजम्पशंस, यानी कि सीमांत उपयोगिता विश्लेषण की जो मान्यताएं हैं वो अवास्तविक हैं। देखिए सीमांत विश्लेषण में बहुत सारी मान्यताएं थी कि जैसे वस्तुएं बिल्कुल एक रूप है, समान हैं। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था, जैसे हमने ये मान लिया कि 5 आम यदि हम कंज्यूम कर रहे हैं तो 5 आम का वजन बराबर होगा, और वेट के अलावा उनकी जो मीठे हैं तो 5 ही मीठे हैं। तो इस प्रकार से ये पॉसिबल नहीं है, हर इकाई बिल्कुल दूसरी से सेम हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो वस्तुओं की एक रूपता जिसको हम कह सकते हैं कि पॉसिबल नहीं है। हम कह रहे थे कि स्वतंत्र उपयोगिता है, एक इकाई दूसरी इकाई पर निर्भर नहीं है, तो ये भी कहना गलत है। जब एक इकाई का कंजम्पशन किया जाता है तो दूसरी इकाई का कंजम्पशन पहली इकाई पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए पहली इकाई की क्वांटिटी बहुत कम मात्रा में है, जैसे कि आप मिठाई लेने जाते हैं, वो आपको टेस्ट करा रहा है छोटा सा पीस, तो दूसरी इकाई की उपयोगिता बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से मान लीजिए आपने बहुत तेज़ प्यास लगी है, पानी पिया, पहला गिलास बहुत बड़ा था, तो दूसरे की उपयोगिता कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से स्वतंत्र नहीं है इकाइयाँ, एक दूसरे से बिल्कुल एक दूसरे पर डिपेंड रहती हैं। तो ये स्वतंत्र उपयोगिता का विचार भी, कि स्वतंत्र उपयोगिता के विचार की मान्यता भी यहाँ पर गलत है। इसके अलावा जो उपयोगिता का माप हम मुद्रा के रूप में कर रहे थे, मुद्रा को माप का आधार माना था, मुद्रा के स्वयं के मूल्य में स्थिरता नहीं है, स्वयं का मूल्य चेंज होता रहता है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता परिवर्तनीय है, जब मुद्रा कम रह जाती है उस समय मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से ये जो मुद्रा के रूपी पैमाने को हमने माना था वो उपयोगिता की माप करने के लिए, वो गलत मान्यता है हमारी, या मुद्रा की सीमांत उपयोगिता हमेशा स्थिर रहेगी, ये मान्यता भी गलत है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ये जो विचार हमने प्रस्तुत किया है सीमांत विश्लेषण का, तो इसके अंतर्गत जो मान्यताएं हमने मानी हैं, कुछ अव्यवहारिक और अवास्तविक मान्यताएं उनमें सम्मिलित कर ली गई है। इसलिए इस आधार पर हम इसकी आलोचना कर सकते हैं कि अवास्तविक और अव्यवहारिक मान्यताओं पर आधारित प्रतीत होता है ये विचार। तो इस आधार पर हम इसकी आलोचनाएं कर सकते हैं। इसी के साथ सीमांत उपयोगिता विश्लेषण का टॉपिक हमारा समाप्त होता है, और आज के वीडियो के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।